शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बेलू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, ईएसबी ईएसबी कौन होता है? इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। उसके डिसीजंस कुछ आते हैं। देख, हमने पहले एक बार ऐसा बात किया था कि अगर तुझे कहाँ पे कंफ्यूजन है कि तेरा मिसकंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? किससे पूछेगा? तो किससे पूछेगा? ईएसबी से पूछेगा। तो ईएसबी कौन होता है? तुम्हारा इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। तो वो क्या करता है? वो अच्छे से चेक करता है जहाँ पे भी कंफ्यूजन है ना कि भाई यहाँ पे मिसकंडक्ट है कि नहीं है, वो क्या करेगा? वो कंफ्यूजन को क्लियर करने में तुम्हारी मदद करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे ना लोगों को, ये करना है क्या, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो उसके ऊपर उनके डिसीजन आते हैं। वो बता देते तुमको कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो रिसेंट डिसीजन है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है तुम्हारे परमिसिबल एक्टिविटीज, मतलब तुम क्या कर सकते हो, एंड दूसरा है तुम्हारा प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, मतलब तुमने क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है ना, उसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है? देखो, कोऑपरेटिव बैंक के 2-3 पॉइंट्स है जो तुमको परमिसिबल है, सोसाइटी में एक पॉइंट है जो तुमको परमिसिबल नहीं है। फिर इंटरनल ऑडिटर के 2 पॉइंट तुमको परमिसिबल है, एंड नीचे तुम्हारे इंटरनल ऑडिटर में 2 पॉइंट तुमको परमिसिबल नहीं है। फिर बैंक ऑडिट में 1 पॉइंट तुमको परमिसिबल है। बैंक ऑडिट में तुम्हारे पास 3-4 पॉइंट है जो परमिसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इन चीजों को हम क्या करते हैं? टैकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। समझो, कोऑपरेटिव बैंक में तुम क्या कर सकते हो? डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड कर सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक में तुम डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड कर सकते हो। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। लेकिन बात ध्यान में देना इतना है कि तुम्हारा यहाँ पे नो डे टू डे इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, हमने हमेशा देखा है तुम डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हो, एंड मेंबरशिप इन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी तुम जा सकते हो। मतलब बोर्ड का मेंबरशिप भी तुम क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो कोऑपरेटिव बैंक में तुम जा सकते हो, तुम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरशिप में जा सकते हो। ये तुमको परमिसिबल है, ये तुमको परमिट किया है। बस ध्यान देना, नो डे टू डे इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारा डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तुम नॉन एग्जीक्यूटिव या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हो तो। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात करता है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। फिर बात आती है सोसाइटी में। तो स्टैट ऑडिट ऑफ सोसाइटी फेयर इन इमीडिएट फैमिली मेंबर क्या करता है? होल्ड करता है ऑनररी पोजिशन इन इट्स मैनेजिंग कमिटी। सर ये कौन सा पॉइंट है? देख, हमने क्या बोला है? तेरा जहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है ना, कहाँ पे हमने देखा है? क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में हमने देखा है, जहाँ पे तो सब्सटेंशियली इंटरेस्ट होता है ना तेरा, वहाँ पे तू क्या करेगा? उस वाले बिजनेस कंसर्न का तो क्या नहीं करेगा? ऑडिट नहीं करेगा। तो उसके एफएस के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात आती है, अगर तुम्हारा सोसाइटी है तो सोसाइटी का स्टैट ऑडिट तुम करते हो, तो उसमें जो मोटा मोटी लेवल पे लोग हैं, तुम्हारे ऑनररी पोजीशन पे लोग हैं, वो है ना, वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा किसके साथ में? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में तुम क्या करते हो? ऑडिट कर रहे हो। तो इसकी वजह से ईएसबी ने बात करी है, ईएसबी ने बोल दिया तुमको, सोसाइटी वगैरह में अगर तुम्हारा इमीडिएट फैमिली मेंबर है तो भाई साहब तुम मत जाओ, तुम वहाँ पे ऑडिट मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। तो सिंपल सी बात है, देख, कोऑपरेटिव बैंक के लिए ना जनरली तेरे को जो भी आएगा तो समझ लेना परमिसिबल है। सिर्फ बात का ध्यान रखना, डायरेक्टर की, अगर तेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, तो तुम्हारा डे टू डे ऑपरेशन में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टर परमिसिबल है तुमको, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर परमिसिबल है, एंड मेंबरशिप इन बोर्ड मैनेजमेंट तुम्हारा परमिसिबल है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर की। इंटरनल ऑडिटर है ना, कैन एक्वायर परचेज शेयर्स ऑफ द सेड कंपनी। तो जिस कंपनी के तुम इंटरनल ऑडिटर हो, उस कंपनी में तुम शेयर्स परचेस कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो शेयर परचेस किसने नहीं करना है? एक्सटर्नल ऑडिटर ने नहीं करने, लेकिन इंटरनल ऑडिटर कर सकते ना। तो इंटरनल ऑडिटर कैन एक्वायर परचेज शेयर्स ऑफ द सेड कंपनी। उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी कैन एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज पीएफ फंड। एम्प्लॉइज पीएफ फंड मतलब क्या बात होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे तुम्हारे पास है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंपनी है, तुम्हारा कंपनी है एबीसी लिमिटेड का तुम ऑडिट करते हो। ठीक है, इसका तुम ऑडिट करते हो। अभी इसके जो एम्प्लॉयज है ना, इनका क्या है? इनका तुम्हारा पीएफ पीएफ फंड है। ठीक है, इनका क्या है? तुम्हारा इनका पीएफ फंड जाता है, प्रोविडेंट फंड जाता है इनका।
पीएफ फंड जाता है, प्रोविडेंट फंड जाता है, तो ये जो पीएफ फंड है ना उसका तुम ऑडिट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। एम्प्लॉय का तो रहेगा ना भाई, हर कंपनी के एम्प्लॉय का पीएफ फंड वगैरह रहता है, तो वो जो फंड है ना वो तुम्हारा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर इस कंपनी के तुम इंटरनल ऑडिटर हो ना, तुम अगर इंटरनल ऑडिटर हो तो तुम इस पीएफ फंड का क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी, अगर कंपनी में तुम इंटरनल ऑडिटर हो ना तो पीएफ फंड, एम्प्लॉय के पीएफ फंड का तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर में देखना है तुम परचेस कर सकते हो शेयर्स, शेयर्स जो है ना वो कंपनी के शेयर्स तुम परचेस कर सकते हो, एंड एम्प्लॉय पीएफ फंड का तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो। फिर इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने ये देखा था ना, हमने कहाँ पे देखा था? हमने देखा था, देख तू है ना, तू इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट के पॉइंट में हमने देखा था कि तूने एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नहीं काम करना है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नहीं करना है क्योंकि तेरा ना ऑब्जेक्टिव आउटलुक है ना वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। याद आ रहा है? थोड़ा 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 तो याद आ रहा है क्या कि तू, तेरा ऑब्जेक्टिव आउटलुक मेंटेन होने के लिए तू एग्जीक्यूटिव फंक्शन डे टू डे ऑपरेशन वगैरह में नहीं जाएगा, अकाउंटिंग स्टाफ से तू अलग से रहेगा, तो वैसे ही बात आती है ना। ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है मतलब कौन? परचेस वाला बंदा, तो परचेस वाला बंदा है ना भाई, तू इंटरनल ऑडिटर है। तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? तुझे चेक करना है कंट्रोल अच्छे से बैठे कि नहीं बैठे, बाकी सारे मैनेजमेंट को वगैरह गाइड करना है। तो भाई साहब ये देख, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर मतलब कौन? परचेस डिपार्टमेंट, तो परचेस डिपार्टमेंट के कंट्रोल तूने सेट करने हैं। अगर तू परचेस ऑफिसर है मतलब तू परचेस डिपार्टमेंट में खुद काम करता है, तो भाई कंट्रोल कैसे सेट करेगा? तो सिंपल सी बात है, इसको डिसीजन देने की बात क्यों आती है मेरे को नहीं समझता है, ठीक है। ऐसा डिसीजन देने की क्यों बात आती है मेरे को नहीं समझा। सिंपल लॉजिकल पॉइंट है ना, इंटरनल ऑडिटर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नहीं बनेगा, ठीक है। हालांकि वो विद इन फर्म हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा, तो दूसरी कहाँ पे हो? तो दूसरी जगह पे होगा। तो इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, मतलब वो रोल में तो साइमल्टेनियसली नहीं होगा। फिर इंटरनल ऑडिटर ऑफ पीएफ ट्रस्ट, इंटरनल ऑडिटर ऑफ पीएफ ट्रस्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या बात करता है देखो, ये बात करता है सिंपल सी, इंटरनल ऑडिटर अगर पीएफ ट्रस्ट का गवर्नमेंट कंपनी ने अपॉइंट किया है तो वो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है ना भाई, इंटरनल ऑडिटर कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है, इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा, इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिटर नहीं बनेगा, जीएसटी ऑडिटर नहीं बनेगा, वो उनका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट ऑफ पीएफ ट्रस्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सिंपल सी बात है। तो इंटरनल ऑडिटर में तुमने ध्यान क्या देना है? परचेस कर सकता है शेयर्स, कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकता है। एम्प्लॉय पीएफ के लिए तुम क्या कर सकते हो? स्टैट ऑडिट कर सकते हो। देख ऊपर जो बात करता है ना वो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है, कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है एंड पीएफ फंड का स्टैट ऑडिटर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है एंड पीएफ फंड का स्टैट ऑडिटर है, तो वैसे बन सकता है, वैसे कर सकता है। नीचे बात क्या होती है? नीचे क्या बात होती है? पीएफ ट्रस्ट का तुम इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते हो, ठीक है, जो तुमको गवर्नमेंट कंपनी ने वगैरह अपॉइंट किया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बैंक के बारे में। तो बैंक के बारे में देखना है तुमने, ऑडिटर ऑफ बैंक कैन होल्ड क्रेडिट कार्ड ऑफ बैंक प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। मतलब अगर तुम किसी बैंक के ऑडिटर हो, फॉर एग्जाम्पल तुम आईसीआई वगैरह बैंक के ऑडिटर हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास आईसीआई का क्रेडिट कार्ड है ना, तो क्रेडिट कार्ड है तो भाई वहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ना, तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है तो हमको वो अलाउड नहीं है। हम वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर होता है ना तो हम क्या हो जाते हैं, हमने काउंसिल के गाइडलाइन वगैरह देखे ना, तो वहाँ पे हमको अलाउड नहीं है। तो 1 लाख से ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो देख, क्रेडिट कार्ड तो होल्ड कर सकता है बट आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो तेरा क्या हो जाएगा? इनडेटेड हो जाएगा। तो अगर इनडेटेड हो जाता है तो वहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। तो 1 लाख से कम अगर बैलेंस है ना तो भाई हमको चल जाएगा, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक कैन नॉट, तो ऑडिटर ऑफ बैंक कैन होल्ड क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकता है प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ना उसका डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम होल्ड कर सकते हो, बस ध्यान देना है 1 लाख से ऊपर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं देना है। अब यहाँ पे सिंपल सेम टू सेम कंसेप्ट आ जाता है, बट यहाँ पे बात होती है कैन नॉट एक्सेप्ट बैंक ऑडिट इफ टेकन लोन अगेंस्ट एफडी। तो यहाँ पे बात आती है अगर तुमने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया है ना, लोन लिया है तो तुम्हारा इंडेटनेस आ जाएगा। इंडेटनेस में उसमें तुम उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। कैन नॉट एक्सेप्ट बैंक ऑडिट इफ टेकन लोन अगेंस्ट एफडी, एफडी के अगेंस्ट लोन लिया है तो नहीं कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हो, तुम गिल्टी माने जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात आती है, क्रेडिट कार्ड के लिए
सिर्फ तुमको परमिसिबल है, वहाँ पे तुमको सिर्फ ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ना, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तुम्हारा 1 लाख रुपए से कम है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है तुम्हारा स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक एंड असाइनमेंट ऑफ एएसएम कैन नॉट परफॉर्म साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ तुम दो चीजें नहीं कर सकते हो। एक क्या है तुम्हारा, एक है स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक एंड दूसरा क्या है असाइनमेंट ऑफ एएसएम। एएसएम का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा कुछ तो एजेंसी होता है, कुछ तो एजेंसी होता है स्पेशलाइज मॉनिटरिंग वगैरह का, कुछ तो है इसका मतलब। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या है तुमको स्पेशल कुछ तो चीज़ मॉनिटर करने के लिए रखा है, जैसे कि लोन वगैरह है वो डिफॉल्ट होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा कुछ तो तुमको मॉनिटर करने के लिए रखा है। तो अगर तुमको एएसएम का अपॉइंटमेंट मिला है, अगर तुमको एएसएम का अपॉइंटमेंट मिला है तो उस केस में तुम ऑडिटर नहीं बनोगे, ताकि तुम्हारा इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा ना। तुम एएसएम का मतलब क्या, एज गुड एज तुम इंटरनल ऑडिटर के जैसे बिहेव करते हो, वहाँ पे उनका कुछ तो लोन वगैरह तुमको चेक करना है, मॉनिटरिंग वगैरह करना है, एसेट वगैरह सब ठीक है कि नहीं है, ऐसे कुछ तो उनका रोल रहता है। तो अगर तुम्हारा एजेंसी ऑफ क्या होता है वो, कुछ तो स्पेशलाइज मॉनिटरिंग वगैरह होता है, तो उसमें तुमको देखना पड़ेगा। तुम उस केस में तुम बैंक ऑडिट के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हो तुम्हारा अगर एएसएम का असाइनमेंट है तो, ठीक है। यहाँ पे तुमको सिर्फ एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इसमें से आ जाएगा, बहुत बहुत कम चांसेस है, ठीक है। क्योंकि यार ये एएसएम वगैरह किसको पता होता है, ठीक है, एएसएम वगैरह क्या है वो तो तुमको बैंक ऑडिट में जाओगे तभी पता होगा ना। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देना है, एमसीक्यू वगैरह आ जाता है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, हमको समझ में आता है। तो देख बैंक ऑडिट में ना तो 2-3 सिंपल ही पॉइंट है, तो उसको तू देखेगा तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक एंड असाइनमेंट ऑफ एएसएम, एएसएम का असाइनमेंट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता है, देख अलग अलग कर सकता है। तो एएसएम बन सकता है अलग से, स्टैट ऑडिट कर सकता है अलग से, दोनों एक साथ नहीं करेगा, ताकि तुम्हारा इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाता है, तो साइमल्टेनियसली तो परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद में स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट स्टॉक और इंस्पेक्शन ऑडिट ऑफ एनी ब्रांच और सिस्टर कंसर्न। तो ये सेम चीज आती है तुम्हारा, इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो स्टॉक इंस्पेक्शन ऑडिट ब्रांच या फिर सिस्टर कंसर्न का तुमने नहीं लेना है अगर तुम स्टैट ऑडिटर हो बैंक के। तो अगर तुम बैंक के स्टैट ऑडिटर हो तो तुमने क्या नहीं करना है, स्टॉक ऑडिट या फिर इंस्पेक्शन ऑडिट तुम्हारे ब्रांच का नहीं लेना है। तो देख बैंक में सिंपल 2-3 चीज़ आती है, बैंक में बहुत सिंपल 2-3 चीज़ आती है। एक तो तू है ना, अगर तेरा लोन अगेंस्ट एफडी है ना तो तू एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकता है लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपए से नहीं जाना चाहिए ऊपर। एएसएम का पोजीशन एंड स्टैट ऑडिटर का पोजीशन बैंक में एक साथ तो होल्ड नहीं कर सकता है, अलग अलग से कर सकता है। एंड तो अगर स्टैट ऑडिटर है बैंक का तब तो स्टॉक ऑडिट इंस्पेक्शन ऑडिट तो किसका, ब्रांच का या फिर सिस्टर कंसर्न का नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात आती है इतनी सी, ठीक है। उसके बाद में हाईलाइटेड पॉइंट में से कुछ बचा है क्या, ट्रस्ट वाला बचा है। ट्रस्ट वाला क्या है देखो, देखो ट्रस्ट में तुम ट्रस्टी वगैरह बन सकते हो, वो तो हमने देखा है ना, हमने देखा है ट्रस्टी बनते हो तो तुम क्या हो जाओगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानते हैं। देख हमने 2-2 में देखा था डीम टू बी इन प्रैक्टिस। तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस में हमने क्या देखा था, लिक्विडेटर बन सकते हो, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर एंड रिसीवर, आर्बिट्रेटर एंड रिसीवर। तो देख सेटलर ऑफ ट्रस्ट बन सकते हो तुम। एंड देख आर्बिट्रेटर यहाँ पे ही आ जाता है, तो आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर तुम कोर्ट में बन सकते हो। ये तो हमने देखा डीम टू बी इन प्रैक्टिस में आर्बिट्रेटर का काम तो कर सकता है। आर्बिट्रेटर मीडिएटर क्या होता है, जैसे हमने आर्बिट्रेटर देखा ना सेम वैसे ही मीडिएटर होता है, तो सेम सिमिलर रोल है दोनों का, ठीक है। अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा रहेगा तो तुमको अच्छे से पता है, नहीं तो छोड़ दो, इतना कुछ नहीं है। तो मीडिएटर और आर्बिट्रेटर का तुम एक्ट कर सकते हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सेटलर ऑफ ट्रस्ट बन सकते हो। एंड ऑडिटर कैन बी ए मेंबर ऑफ ट्रस्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोहिबिटेड बाय गवर्निंग स्टैट्यूट। मतलब ऑडिटर है ना, तुम मेंबर बन सकते हो। देख भाई ट्रस्टी नहीं बन सकते, ट्रस्टी नहीं बन सकते, ना ही उस ऑडिट का, उस ट्रस्ट का तुम ऑडिट कर सकते हो जहाँ पे तुम्हारा पार्टनर जो है ना वो ट्रस्टी है या फिर एम्प्लॉय है। ये हमने देखा ऊपर क्लॉज में, वो केस में तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। कहाँ पे देखा था हमने ये, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमने देखा था क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में। तो सेम चीज आती है, ट्रस्टी नहीं बन सकते हो लेकिन मेंबर बन सकते हो। तो मेंबर बन सकते हो, ट्रस्ट के मेंबर बन सकते हो, सेटलर ऑफ ट्रस्ट तुम कर सकते हो। ये ऑडिटर की बात नहीं हो रही, सेटलर ऑफ ट्रस्ट अलग से बात हो रही है। एंड ऑडिटर जो है ना मेंबर बन सकता है, ट्रस्टी नहीं बनेगा, या फिर उसका पार्टनर ट्रस्टी नहीं होगा, या फिर एम्प्लॉय नहीं होगा उस ट्रस्ट का, ठीक है। तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता है या फिर प्रोहिबिट किया है ना, तब तुम मेंबर बन सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात आती है। एंड ट्रस्ट के बारे में और नीचे कुछ था ना, नहीं ये पीएफ ट्रस्ट का था, ठीक है। पीएफ ट्रस्ट में इंटरनल ऑडिटर तुम्हारा स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। इतने पॉइंट हो गए। अब अलग अलग से बातें चलती है, अलग अलग से कैसे बातें चलती है देखो।
एश्योरेंस एंड एडवाइजरी ऑन BRSR, उसके तुम स्टैट ऑडिटर बन सकते हो। एश्योरेंस एंड एडवाइजरी ऑन BRSR, एश्योरेंस एंड एडवाइजरी ऑन BRSR, मतलब BRSR का तुम ऑडिट कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। BRSR क्या है तुम्हारा, वो तुमको आगे जाके समझेगा SDG ESG में तुमको, ठीक है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ऐसे कुछ तो उसका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। तो उसमें तुम ऑडिट कर सकते हो। अब बात इतनी समझने की आती है, उसका तुम ऑडिट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको ऑडिट करते हो ना, तो तुमने उसका BRSR का स्टडी प्रिपेयर नहीं करना है क्लाइंट के लिए। तो ये तो सिमिल तुम्हारा जो जैसे होता है ना, जिस कंपनी का तुम ऑडिट करते हो उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम नहीं बना सकते हो, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। BRSR का तुम ऑडिट कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस BRSR का तुम ऑडिट करते हो ना, वहाँ पे तुमने BRSR का स्टडी नहीं प्रिपेयर करना है क्लाइंट के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑडिट तुम कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑडिट हमने कहाँ पे देखा था, PSU में देखा था। तो PSU क्या है तुम्हारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर जो सेंटर वगैरह होते हैं ना, उसके लिए तुम परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हो। ये भी क्यों दिया है मुझे नहीं पता यार, सिंपल सी चीज़ है ना। PSU तो परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह कर सकता है, बट दिया है तो ठीक है भाई। स्किल डेवलपमेंट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तुम परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हो। तो हमको पता है, परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह हमने पढ़ा है पूरा अच्छे से। उसके बाद में बात आती है तुम्हारा मिस्ट्री ऑडिट। मिस्ट्री ऑडिट क्या होता है, देखो मिस्ट्री ऑडिट होता है ना, तुमको अगर पता रहेगा ना, जैसे पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे, वेश बदल के खुद जाते थे मार्केट में देखने क्या हो रहा है, राजा के खिलाफ कैसे होता है, साजिश हो रही है क्या, कुछ हो रहा है क्या, मार्केट में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है क्या। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, मिस्ट्री ऑडिट कराती है। मतलब वो क्या करेंगी, किसी को अपॉइंट करेगी कि जा भाई हमारे, तू कस्टमर बन गया हमारे ही बिजनेस में आ, एंड देख कि लोग वैसे वहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो तुमको देखना पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हारे पास क्या, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मिस्ट्री शॉपर्स वगैरह कुछ तो नाम होता है, जो बंदा आता है ना, तो वो बंदे को तुम क्या करते हो, अपॉइंट करते हो, बोलते हो कि जा भाई तू क्या कर ले, कस्टमर बन के आ जा, एंड देख ले कि भाई एक एम्प्लॉय के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, हमारा सर्विस कैसा है, ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा बीच में जोमेटो को जो फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उसने क्या किया था, खुद जोमेटो बॉय बन के एक दिन घुमा था। तो उसको समझ में आता है कि भाई ऐसे डिलीवरी बॉयज़ के क्या प्रॉब्लम है, इनके क्या प्रॉब्लम है। वैसे तुम्हारा मिस्ट्री ऑडिट होता है, तो उसको असाइनमेंट तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बात ध्यान रखना है तुम नहीं कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट में नहीं आ सकते जहाँ पे तुम्हारा स्टैट ऑडिट रहे। तो सिंपल सी बात है ना, जिस कंपनी के तुम ऑडिट करते हो उस कंपनी के बुक्स बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे ना। तो सिंपल सी बात है, इसको भी क्यों दिया है पता नहीं, उसके तुम नहीं बना सकता, प्रोहिबिटेड है। अगर तुम किसी कंपनी के स्टैट ऑडिटर हो, तो उस कंपनी के तुम कंपाइलेशन एंगेजमेंट में कैसे जाओगे ना, तो उसका एंगेजमेंट तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको भी क्यों दिया है पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो, IFSC एंड गिफ्ट सिटी में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको तुमको अलाउ किया है। एंड अगर तुम IFSC गिफ्ट सिटी के बाहर हो, तो IFSC गिफ्ट सिटी में जो क्लाइंट है तुम्हारे, वहाँ पे भी उनको तुम सर्विस दे सकते हो। सर्विसेज टू IFSC यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड IFSC, तो IFSC में जाके तुम ऑडिट का अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, वहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम वहाँ पे नहीं जाते हो, IFSC गिफ्ट सिटी में नहीं जाते हो, बाहर हो, एंड बाहर से तुम उधर के क्लाइंट को सर्विस देते हो, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो, ये तुमको परमिसिबल है। IFSC गिफ्ट सिटी कहाँ पे, तुम्हारा गुजरात में। तो वहाँ पे अगर तुम यहाँ से सर्विस देते हो, पुणे से फॉर एग्जांपल सर्विस देते हो, तो चल जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटसाइड IFSC से तुम सर्विस देते हो IFSC यूनिट को, तो भी चल जाएगा। एंड अगर तुम वहाँ पे जाके अगर काम करते हो, IFSC गिफ्ट सिटी में जाके अगर तुम प्रैक्टिस सेट करते हो, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, हमने जो बात करी थी परसेंटेज में तुम फीस चार्ज नहीं कर सकते, कहाँ पे बात करी थी, तुम्हारा क्लॉज 10% ऑफ फीस, 10% ऑफ फीस तुमने नहीं लेना है, तो परसेंटेज में तुमने फीस नहीं चार्ज करनी थी। लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन थे तुम्हारे पास, रेगुलेशन 192 के, ठीक है। तो वहाँ पे तुम एक्सेप्शन में कर सकते हो फीस वगैरह चार्ज। तो ये बात आती है कि अगर यहाँ पे उन्होंने और एक चीज़ ऐड करी है, अगर तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूटिलाइजेशन अमाउंट के ऊपर अगर परसेंटेज में चार्ज करते हो ना, तब तुमको अलाउड है। देखा हमने क्या क्या देखा था, डेट रिकवरी, ठीक है, डेट रिकवरी सर्विसेज, उसके बाद में वो बहुत सारी चीज़ें देखी थी ना वहाँ पे हमने। तो वैसे ही वो उसके साथ में तो ऐड क्या करेगा, चार्जिंग फीस ऑन परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर सर्टिफाइंग अमाउंट स्पेंट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आउट ऑफ ग्रांट। तो जैसे हमने एक्सेप्शन देखे थे ना, वहाँ पे देखो लिक्विडेटर, रिसीवर और कुछ देखा था। नॉन ऑडिट क्लाइंट को नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देते हो तुम,
फिर वो सारी चीज़ें जो हमने देखी थी ना, तो वैसे ही तुमने क्या देखना है, तुमने जो इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उसने क्या किया है, कितना स्पेंड किया है आउट ऑफ ग्रांट, मतलब उसको ग्रांट मिला है, वो ग्रांट मिलने के बाद में वो ग्रांट में से उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ये इसके हिसाब से तुम अपना क्या कर सकते हो, अपना फीस चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग फीस ऑन अ परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर सर्टिफाइंग अमाउंट स्पेंड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आउट ऑफ ग्रांट। तो आउट ऑफ ग्रांट उसने कितना खर्चा किया है उसको तुमको जब सर्टिफाई करना होता है ना, तो यूटिलाइजेशन के बेसिस पे तुम अपना फीस चार्ज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा गिल्टी हो जाएगा, तुम्हारा कहाँ पे, क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में तुम गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में सीए फर्म में रजिस्टर इटसेल्फ ऑन उद्योग आधार वेब पोर्टल ऑफ एमएसएमई वगैरह के पोर्टल पे तुम रजिस्टर कर सकते हो, तुम वहाँ पे जा सकते हो। अभी ये उद्योग आधार है ना, अभी चेंज होके क्या हुआ है, उद्यम आधार हुआ है। तो उद्यम आधार तुम निकाल सकते हो, तुम एमएसएमई के वेब पोर्टल पे वगैरह तुम रजिस्टर कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट सिक्योर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, तुम वहाँ पे क्या कर लो, तुम वहाँ पे रजिस्टर कर लो, तुम कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने परमिशन दे दिया है, ठीक है। वो परमिसिबल है तुमको, ठीक है। उसके बाद में देखो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तुम एक्ट कर सकते हो फॉरेन कंपनी के लिए। फॉरेन कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी बाहर के देश से वर्कआउट कर रही है, तो यहाँ पे उसका कुछ ऑफिस वगैरह है, तो उस केस में उसने क्या किया है, तो उसने तुमको अपॉइंट किया है, तू यहाँ का सारा कंप्लाइंस देख ले, ऑडिट वगैरह देख ले, या फिर तुमको इनकम टैक्स के लिए वगैरह उसने क्या किया है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तुमको बना के लिया है। तो अगर तुम ऐसा किया है ना, तुमको तो भाई चल जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंपनी, प्रोवाइडेड ही इज नॉट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑडिटर होगा तो तुम बाकी का सारा चीज़ कैसे करोगे, तो ऑडिटर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको गलती से ऑडिटर बोल दिया पहले, ठीक है। ऑडिटर नहीं होना चाहिए ना भाई, सिंपल सी बात है। ऑडिटर होगा तो बाकी की सारी चीज़ें कैसे करेगा, बाकी सारी चीज़ें चेक नहीं कर सकता ना। तो जीएसटी के लिए तुम्हारा कुछ तो नोटिस वगैरह आ जाता है, इनकम टैक्स के लिए कुछ नोटिस आ जाता है, तुम एज अ प्रॉक्सी वहाँ पे काम कर सकते हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तुम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है, जब तुम्हारा डीएससी वगैरह तुम निकाल सकते हो, तो वहाँ पे तुम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के जैसे काम कर सकते हो, ठीक है। मैं एंगेज हिमसेल्फ एज अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर फॉर क्लाइंट, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तुम्हारा डीएससी वगैरह होता है ना, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर, जो तुम्हारा डिजिटल साइन होता है, तो फॉर्म के वगैरह यहाँ पे अटैच करता है तू, ठीक है। उसके लिए तू रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकता है, इसको तुमको परमिशन दे दिया है, ठीक है। बात ये आती है, मे बी इक्विटी रिसर्च एडवाइजर, तुम है ना इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हो, बट कैन नॉट पब्लिश रिटेल रिपोर्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुझे समझ में आ जाएगा कि रिसर्च एडवाइजर है ना, तो एडवाइजर मतलब क्या, तूने क्या किया है, तुमने खुद के लिए, तुमने इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए तुमने क्या किया है, एक कंपनी का रिसर्च किया है कि अच्छा इस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करो कि नहीं करो, तो तूने उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला है, पूरा बहुत डिटेल में तूने उसका स्टडी किया है। अब तूने उसका स्टडी किया है ना, तो भाई वो तेरे लिए किया है, तो उसको जो रिपोर्ट बना के पब्लिश नहीं करेगा, समझ में आया। तो तूने तेरे लिए किया है, तो इन्वेस्टमेंट कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा रिपोर्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए, मे बी एंड इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हो, बट कैन नॉट पब्लिश रिटेल रिपोर्ट तुम इशू नहीं करोगे, इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या बचा हमारा, अब क्या क्या बचा, कियोस्क के बारे में बात होती है, कियोस्क के बारे में, कियोस्क के थ्रू सर्विसेज तुम दे सकते हो क्या, क्या बोलते हो, कियोस्क ही बोलते हैं ना, कियोस्क के थ्रू तुम सर्विसेज दे सकते हो क्या, मतलब क्या टपरी वगैरह होता है ना वैसे, ठीक है, वो वैसे बनता है ना वो कियोस्क, कॉफी के लिए वगैरह होता है, तो वैसे तुम बना के सर्विसेज दे सकते हो क्या, उन्होंने परमिशन दे दिया भाई, कैसे दिया क्या पता, बट दे दिया परमिशन, ठीक है। ओनली इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड आर प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए, तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, तुम कियोस्क के थ्रू सर्विसेज दे सकते हो, ये उन्होंने परमिशन दे दिया है तुमको, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तुम बन सकते हो क्या, ये तो हमने बात करी है। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग वगैरह तुम कर सकते हो, तुमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से देखा है हमने। तो यहाँ पे तुम लाइसेंस वगैरह ले सकते हो क्या, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्या सेबी के थ्रू, हाँ भाई। अगर तू इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, तो उसका लाइसेंस लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ले ले भाई तू सेबी से लाइसेंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद में देख, अगर तू जॉइंट ट्रेनिंग सेशन लेता है ना, जॉइंट ट्रेनिंग सेशन लेता है, तो जॉइंट ट्रेनिंग सेशन कैसे होते हैं तुम्हारे, फॉर एग्जांपल तुम अपने ऑफिस में भी पढ़ाते हो,
अपने ऑफिस के लिए भी करते हो एंड तुम क्या करते हो, तुम्हारा दोस्त है सी है उसके लिए भी तुम करते हो, या फिर किसी क्लाइंट के लिए तुमने अलग से ट्रेनिंग सेशन लिया है एंड वो क्लाइंट के ट्रेनिंग सेशन में मतलब तुमने सेशन लिया है एंड तुमने 2-3 फर्म मिलके तुमने क्या किया है, साथ में आके जॉइंट ट्रेनिंग सेशन लिया है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट वगैरह, उनके लिए तुमने क्या किया है, उनके लिए तुमने कुछ तो एजुकेशनल पर्पज से तुमने उनको कुछ बताने के लिए इंपॉर्टेंट सी बात तुमने सेशन अरेंज किया है, तो तुम ऐसा सेशन तुम अरेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा सेशन अरेंज कर सकते हो फॉर क्लाइंट एंड तुम फीस वगैरह शेयर कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम ऐसा जॉइंट ट्रेनिंग सेशन वगैरह अरेंज कर लो, तुम्हारा फीस वगैरह शेयर कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है फॉर देयर क्लाइंट्स। फीस शेयर करना सर कैसे पॉसिबल है भाई, सी एच की बात में हो रही है ना, सी इन प्रैक्टिस दूसरे सी इन प्रैक्टिस के साथ में शेयर कर सकता है ना, ये हमने बात करी है ना, उसको पे कर सकता है, उसे रिसीव कर सकता है ना, तो वैसी ही बात होती है। जॉइंट ट्रेनिंग सेशन, तुम्हारा जॉइंट ट्रेनिंग सेशन तुम क्लाइंट के लिए लेते हो एंड फीस वगैरह शेयर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सी एन प्रैक्टिस के साथ में मिलकर कर सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में बात होती है प्रमोटर डायरेक्टर ऑन कंपनीज पोर्टल। तो वहाँ पे तुम्हारा नाम के सामने प्रमोटर डायरेक्टर आया तो चलेगा क्या, चलेगा, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रमोटर डायरेक्टर बन जाते हो तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट कैनॉट मेंशन हिज प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स एंड फर्म नेम। तो फर्म नेम नहीं आना चाहिए, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स नहीं आना चाहिए। ये कैसे है, जैसे हमने बात करी थी ना, कहाँ पे हमने बात करी थी, जब तुम्हारा प्रोस्पेक्टस इशू वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी हमने बात करी थी, तो वहाँ पे तुम प्रमोटर डायरेक्टर वहाँ पे लिख सकते हो, अदर कंपनीज में डायरेक्टरशिप है वो भी तुम वहाँ पे बता सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स या फिर फर्म का नाम वगैरह तुम्हारा नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो प्रमोटर डायरेक्टर तुम्हारा नाम कंपनी के पोर्टल के सामने आ जाएगा, पोर्टल के ऊपर, कंपनी के पोर्टल के ऊपर तुम्हारा प्रमोटर डायरेक्टर ऐसा आ सकता है नाम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बात का ध्यान क्या लेना है तुमने, ध्यान कहाँ पे देना है, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स एंड फर्म का नाम तुम्हारा नहीं आना चाहिए, फर्म का नाम एंड प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यूज मैसेजिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो क्या तुम, नहीं कर सकते हो ना भाई, कैसे कर सकते हो, हमने बात करी ना, लिंक्डइन, तुम्हारा व्हाट्सएप, तुम्हारा इंस्टाग्राम, कहाँ से भी तुमने नहीं, क्लाइंट को नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारा सिक्स में गिल्टी हो जाओगे, 6-7 में गिल्टी हो जाओगे। यूज मैसेजिंग एप्लीकेशन टू मेक पीपल, 6 में गिल्टी हो जाओगे, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट हिज प्रैक्टिस एंड मेंशन सर्विस प्रोवाइडेड। तो इसके लिए तुमने मैसेजिंग एप्लीकेशन वगैरह का यूज नहीं करना है, तो सिंपल सी बात थी, इसको भी क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया है, ठीक है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, तुमने क्लैरिफाई कर दिया है। देख कैसे होता है, सीए वगैरह क्या करते हैं अभी, क्या कैसे ट्रेंड कैसे चालू है पता है क्या, वो ना तुमको ऐसे सर्विसेज के बारे में नहीं बताएंगे, प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन है ना हर इवेंट के ऊपर वो क्या करेंगे, तुझे मैसेज भेजते रहेंगे, जैसे कि हैप्पी दिवाली करके भेजेंगे, या फिर तुम्हारा हैप्पी दिवाली, उसके नीचे तुम्हारा सीए का फॉर्म वगैरह तुम बता दोगे, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो तुम्हारे बारे में एक्टिवली नहीं बताते हैं, बट वो क्या करेंगे, वो तुमको बता देंगे कि भाई ऐसा, हाँ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए ना कि अच्छा ऐसे इन प्रैक्टिस वाला बंदा है ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता है, तो एक्टिवली तुम नहीं बता सकते हो उसके प्रैक्टिस के बारे में, अनमेंशन सर्विस प्रोवाइडेड, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो नहीं बता सकते हो तुम, ठीक है। तो मैसेजिंग एप्लीकेशन का यूज़ तुमने नहीं करना है। बिंग डायरेक्टर सिंप्लिसिटर इन कंपनी कैन नॉट साइन आरओसी फॉर्म्स। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, अगेन सिंपल सी बात है, लाइक डायरेक्टर सिंप्लिसिटर का क्या मतलब होता है, तो सिर्फ मीटिंग में जाएगा, सिटिंग फीस लेगा, घर आएगा, बात खत्म, और कुछ काम नहीं दे रहा, तो यहाँ पे तुम आरओसी फॉर्म साइन करोगे क्या, आरओसी फॉर्म क्या होते हैं तुम्हारे, एओसी 4 MZT 7, जहाँ पे तुम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करके उसके बाद में उसके ऊपर साइन कर रहे हो, या फिर ऐसे दूसरे कोई आरओसी के फॉर्म्स वगैरह, उसको तुम साइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, तू उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ मीटिंग में जाके अरेंज कर रहा है, मीटिंग में जाके बैठ रहा है, सिटिंग फीस लेकर घर आ रहा है, इतनी सी बात आती है, तो ये भी सिंपल सा, अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा समझने की बात भी नहीं है, तो वहाँ पे नहीं कर सकता है, कैनॉट साइन आरओसी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कैनॉट एक्सरसाइज लीन ओवर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स। ये क्या क्या बात होती है, देख अगर क्लाइंट तेरे को पैसा नहीं दे रहा है ना, तो लीन मतलब तुमने लॉ में अगर बचपन में पढ़ा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सुन, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरा लैपटॉप रिपेयर का शॉप है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए मेरे पास बंदा आया, तो मैं लैपटॉप को रिपेयर कर दिया, मैंने उसको बोल दिया कि फीस कितनी मैंने उसको फीस बता दी कि ठीक है भाई 2,000 रुपये हो गए, वो बोलता कि 2,000 रुपये नहीं, एक ही 1,000 रुपये हो जाते, 500 ही रुपये हो जाते, तो भाई साहब मैं तो बोल दिया 2,000 रुपये होते, भाई 2,000 रुपये दे दे, तो बंदा मानने को तैयार नहीं है, तो मैं उसको लैपटॉप देना है कि नहीं देना है मेरे हाथ में, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, लैपटॉप के ऊपर अपना लीन एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मतलब मेरा फीस जब तक रेशियो नहीं होता है तो मैं लैपटॉप उसको नहीं दूंगा,
ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे राइट ऑफ लीन मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। यही चीज़ सीए नहीं कर सकता है, यही चीज़ सीए नहीं कर सकता है। मतलब अगर मेरे पास क्लाइंट के डॉक्यूमेंट है, मेरे पास क्लाइंट के डॉक्यूमेंट है, उसका प्रॉपर्टी है कुछ, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो है ना, मैं उसको डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रोक नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये बोल के कि भाई तुम मेरा पहले फीस दे दे फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई उसको कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका बिजनेस रुक रहा है, उसका बिजनेस चल नहीं रहा है, तो बहुत सारी चीज़ होती है। एंड तेरा जो फीस है ना वो मिल जाएगा, ये हमने एश्योर किया है। कहाँ पे एश्योर किया है, ये हमने अनडिस्प्यूटेड फीस, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस में हमने एश्योर किया है। उसके साथ में हमने ये भी एश्योर किया है कि वो बंदा दूसरे के पास में नहीं जाएगा। क्लॉज 8 कम्युनिकेट में हमने बात करी है, यहाँ पे आगे बंदा नहीं जाएगा, तो टेंशन मत ले, तेरा फीस तेरे को मिलेगा। तो अब उसका जो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, उसके ऊपर राइट ऑफ लीन तो एक्सरसाइज मत कर ले। ठीक है, तो कैन नॉट एक्सरसाइज लीन और क्लाइंट का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज फीस। ठीक है, क्योंकि हमने एश्योर कर लिया तेरा फीस का पेमेंट, तू मत ज़्यादा टेंशन ले ले, तो उसको डॉक्यूमेंट दे दे, तेरा फीस तेरे को मिल जाएगा, टेंशन मत ले ले। ठीक है, तो तू वहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अरे बैंक के केस में और एक पॉइंट तो रह ही गया, बैंक के केस में और एक पॉइंट रह ही गया। देख, अगर तू कॉन्करेंट ऑडिटर है बैंक एक्स का, तो वहाँ पे तू स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता है बैंक वाई का, जहाँ पे बैंक वाई को बैंक एक्स ने स्पॉन्सर किया है। देख, अभी बैंक एक्स है, बैंक एक्स ने बैंक वाई को स्पॉन्सर किया है, तो बैंक एक्स का तो कॉन्करेंट ऑडिटर है, कॉन्करेंट ऑडिटर है, तो बैंक वाई का तो स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता है, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता है। समझ में आया, इतनी सी बात होती है। तो बैंक एक्स का अगर तो कॉन्करेंट ऑडिटर है, तो बैंक वाई का स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता है, जहाँ पे बैंक वाई को जो है ना बैंक एक्स ने स्पॉन्सर किया है। ठीक है, बैंक एक्स को बैंक वाई ने, बैंक वाई को बैंक एक्स ने स्पॉन्सर किया है। ठीक है, ये बैंक वाला एक पॉइंट था, उसमें तुम जोड़ लेना। ठीक है, बैंक वाले पॉइंट में इसको ऐड कर लेना, इसका हमने बात कर लिया अभी। ठीक है, तो और एक बात आती है, और एक बात क्या आती है, non-executive director should not accept appointment as a statutory auditor of its joint venture। क्या बात हो रही है, अगर तुम किसी कंपनी में, अगर तुम किसी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब तुम उसके कामकाज में इन्वॉल्व नहीं हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वहाँ पे तुम उसका जो कंपनी है, कंपनी का जो जॉइंट वेंचर है ना, वो जॉइंट वेंचर कंपनी में तुम क्या नहीं करोगे, स्टार्ट ऑडिटर का काम नहीं करोगे, तो वहाँ पे तुम स्टैट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो जहाँ पे तुम्हारा क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन में हो, उस कंपनी के साथ में जिस कंपनी का जॉइंट वेंचर है ना, वो जॉइंट वेंचर वाले कंपनी में तुम स्टैट ऑडिटर नहीं करोगे, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रेड ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी। ठीक है, ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी तुम नहीं बन सकते हो। देखिए, ये चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तुम एडवाइस कर सकते हो, तुम प्रोफेशनल एडवाइस कर सकते हो कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जो बोलते हो ना, आईपीआर, उसके रिलेटेड तुम क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल एडवाइस कर सकते हो, लेकिन तुम ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी नहीं बन सकते हो, तुम ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी नहीं बन सकते हो, कैन नॉट है, देखो यहाँ पे एक्ट एज अ ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी तुम नहीं बन सकते हो, नहीं एक्ट कर सकते हो। ठीक है, देख भाई, ये चीज़ है ना, ये अलग वाली चीज़ है, पहली बार ऐसे कुछ तो अलग से चीज़ तुझे देखने को मिली है, तो इसको तू ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अलग सी चीज़ है ना, अलग सी चीज़ है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, नहीं बनना है। ठीक है, कैन नॉट एक्ट। ठीक है, ध्यान देना, नहीं करना है तुमने ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में ये जो साइड में है ना, इसको हम एक साथ देखते हैं, अभी इसको सब इन 4 पॉइंट को एक साथ देखते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है देख, तो एक तो बात करता है तुम्हारा एजेंसीज का, नॉट टू टेक एजेंसी ऑफ म्यूचुअल फंड, यूटीआई, जीआईसी और एनएसडीएल। तो भाई एजेंसी तो हम नहीं लेते, हम किसी के एजेंट वगैरह नहीं बनेंगे, हम ब्रोकर भी नहीं बनते, तो कैन नॉट होल्ड कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस, तो ये तो बात हमने पहले ही करी है, हम एजेंट ब्रोकर नहीं बनते। ठीक है, तो एजेंसी तुमने नहीं लेना है म्यूचुअल फंड वगैरह का, कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंस, तो ब्रोकर तो तुझे अलाउड ही नहीं है, ब्रोकर तो बन ही नहीं सकता है, तो तू कैन नॉट होल्ड कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस, वो भी बात होती है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, एनबीएफसी के लिए ना, तो क्या नहीं बनेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनेगा।
ठीक है। कैन नॉट बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर एंड रिसीव कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड एनबीएफसी। क्यों? क्योंकि भाई सब तो क्या करेगा, तो म्यूचुअल फंड से कमीशन लेगा तो वो उसको फाइनेंशियल एडवाइस करेगा एंड तेरे क्लाइंट को बताएगा कि इसमें ये वाले म्यूचुअल फंड को खरीदो। तो सिंपल सी बात है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो कुछ नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ नहीं करेगा, ना फाइनेंशियल एडवाइजर बनेगा, ना तो उसका एजेंसी लेगा, ये सब बात होती है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला एक कंसेप्ट होता है, बट वो तुमको सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो तुम कर सकते हो बट वो देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के लिए तुमको देखना पड़ेगा, तुम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनोगे, ना ही उसका एजेंसीज लोगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हो चाहे तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी हो, एनबीएफसी हो, उसके लिए तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर तुम नहीं बन सकते हो। एजेंसी नहीं लेना है तुमने म्यूचुअल फंड का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, जीआईसी का और एनएसडीएल का। ठीक है, इनका किसी का एजेंसी तुमने नहीं लेना है। एंड तुम कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस को भी तुम होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आती है बात, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकते हो क्या? तो इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग तो अलाउड है ना सर? हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन भाई ऑडिट क्लाइंट को मत करना, ऑडिट क्लाइंट को नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आता है ना, तो ऑडिट क्लाइंट को नहीं करेगा, ऑडिट क्लाइंट को नहीं करेगा। तो स्टैट ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सर्विस टू द ऑडिट क्लाइंट्स। तो सिंपल सी बात आती है, ये कौन सी सर्विसेज है? ये तुम्हारे जो हमने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में देखे थे ना, ये वाले पोर्शन है, ये सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाले पोर्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनेगा, एजेंसी नहीं लेगा, ब्रोकर नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकता है बट ऑडिट क्लाइंट को मत करना। ठीक है, हो गया, खत्म। ऊपर से हमने एक, ठीक है, एक पॉइंट छोड़ा है। हाँ ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम अपना विजन एंड वैल्यूज की, विजन एंड वैल्यूज, विजन एंड मिशन के बारे में। विजन एंड मिशन को तुमने क्या नहीं करना है, तुमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड के ऊपर एंड स्टेशनरी के ऊपर तुमने प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तुमने विजन एंड वैल्यूज को, विजन एंड वैल्यूज को तुमने, विजन और मिशन को तुमने प्रिंट नहीं करना है। नॉट परमिसिबल फॉर अ सीए फर्म टू प्रिंट इट्स विजन एंड वैल्यूज बिहाइंड विजिटिंग कार्ड्स। तो सर ये तो विजिटिंग कार्ड है, तो क्लॉज 7 में गिल्टी होना चाहिए, क्लॉज 6 में क्यों हो रहा है? तो भाई सिंपल सी बात आती है, तो अगर विजन वैल्यूज विजिटिंग कार्ड के ऊपर प्रिंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब है विजिटिंग कार्ड के ऊपर तो विजिटिंग कार्ड दे रहा है लोगों को एंड उसके ऊपर तो बता रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहा है, सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को, सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को, प्रोफेशनल वर्क को। तो इसकी वजह से क्लॉज 6 में आता है। समझा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है। विजिटिंग कार्ड के ऊपर ध्यान रख, क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाएगा। विजिटिंग कार्ड के ऊपर तूने विजन मिशन नहीं छापने का है एंड विजन और मिशन स्टेटमेंट तुम्हारा लेटर हेड के ऊपर नहीं आएगा, सॉरी लेटर हेड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर नहीं आएगा, बट तुम्हारा कहाँ पे आएगा, बट तुम्हारा फर्म के प्रोफाइल में आ सकता है, फर्म के प्रोफाइल में आ सकता है। भाई वहाँ कहाँ पे तू देगा ना, तो फर्म के प्रोफाइल में दे दे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तेरा फर्म का प्रोफाइल कहाँ पे जाता है, वेबसाइट में या फिर तुम्हारे राइटअप में वगैरह जाता है। ठीक है, बाकी कहाँ पे नहीं जाता है, तो वेबसाइट में राइटअप पे तो बता सकते हैं तुम्हारा विजन मिशन क्या है, उसके बारे में हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे सब तो तेरा क्या है, पुलअप मेथड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अगर किसी को जानना है तो जानने दे भाई, हमको कोई टेंशन नहीं है। तो तुम परमिटेड कहाँ पे है, फर्म के प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन विजिटिंग कार्ड के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर, तुम्हारे लेटर हेड के ऊपर विजन मिशन तुमको परमिटेड नहीं है। ठीक है, खत्म। अब और एक चीज़ आती है, और एक चीज़ आती है जो यहाँ पे मैंने ऐड करी है, वो तुमको ऐड करना है। देख ऐसे ऐड करी है मैंने, क्वेश्चन वगैरह देख के ऐड करी है, क्वेश्चन वगैरह देख के मैंने ऐड करी है, नहीं तो तुमको भी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है देख, क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हारा May 24 का एमटीपी का वगैरह क्वेश्चन है कोई तो। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा है कि करेंसी एंड इक्विटी के डेरिवेटिव्स है ना, वो तुझे परमिशन दे दिया है, तो उसमें तू क्या कर सकता है, उसमें तू जा सकता है। ठीक है, करेंसी एंड इक्विटी के डेरिवेटिव। अभी करेंसी के डेरिवेटिव क्या होते हैं तुम्हारे, फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग वगैरह, तुम फॉरेक्स वगैरह करते हो उसके बारे में। एंड इक्विटी मतलब एफएनओ के वगैरह, तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह करता है ना, तो उसके लिए तो चल जाएगा, उसके लिए तुझे प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तेरा कमोडिटी डेरिवेटिव है ना, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग है ना, तो उसमें तू नहीं जा सकता है विदाउट प्रायर अप्रूवल। जो हमने क्लॉज 11 में बात करी थी ना, क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जहाँ पे हमने बात करी थी, तेरे पास एक जनरल परमिशन होता है एंड एक स्पेसिफिक परमिशन होता है। स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा तुझे बिजनेस में एंटर करने से पहले। तो कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे कि राइस है, तेरा गेहूं है, राइस है, उसके लिए तू क्या करता है, उसके लिए तू क्या करता है, हेज वगैरह करता है। ठीक है, या फिर तेरा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इसको तो क्या करता है, वर्चुअल तो क्या करता है, उसका ट्रेडिंग वगैरह करता है। तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड रिस्क की बात तो छोड़ दे, रिस्क वगैरह तो है। तो और एक चीज़ आती है कि यहाँ पे ना
ये तो तेरा अलग से बिजनेस है ना, तेरा अलग से बिजनेस है, तो एनी अदर बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन में तू जाता है ना, तो अगर तू ऐसे अदर बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन में जा रहा है ना, तो वहाँ पे तेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे तू क्या करेगा, तुझे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सीए का प्रोफेशन छोड़ के तू दूसरे चीज़ में जा रहा है, तेरे को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तू नहीं जा सकता है विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो कमोडिटी डेरिवेटिव में तू नहीं जा सकता है। तो सर फिर करेंसी में एंड इक्विटी में क्यों जा सकते हैं? करेंसी एंड इक्विटी को ऐसा देखा जाता है कि देख भाई, तू क्लाइंट के लिए हेजिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो हेजिंग वगैरह कर रहा है तो चलेगा ना भाई, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी का फॉरेक्स का लॉस वगैरह है ना, उसको मिटिगेट करने के लिए तो उसको एडवाइस कर रहा है, तो भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विटी के लिए तो एफएनओ या फिर करेंसी के लिए तो करेंसी डेरिवेटिव, उसमें तू खेल सकता है, उसके लिए तुझे प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। बस कमोडिटी है ना, कमोडिटी वाला अलग से जाता है। देख सेबी के रेगुलेशन में है ना, कमोडिटी के लिए अलग से जाते हैं। कमोडिटी का बिजनेस है ना, कमोडिटी का ट्रेडिंग है ना डेरिवेटिव का, वो थोड़ा रिस्की बन जाता है, तो उसको तो अलग से ट्रीट करेगा, एंड करेंसी इक्विटी का अलग से ट्रीट करेगा। ये अच्छा कॉल है, ठीक है, ये अच्छा कॉल है उनका, मेरे को बहुत पसंद आता है। कि देख अभी तू सिर्फ डेरिवेटिव करके सोचेगा तो उसमें मतलब नहीं बनता है, तुझे स्पेसिफिक जाके देखना पड़ेगा, अच्छा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग ट्रीटमेंट होना भी चाहिए, ठीक है। तो इट वॉज अ गुड डिसीजन बाय ईएसबी, ठीक है। तो करेंसी एंड इक्विटी डेरिवेटिव में तू जा सकता है, उसमें तुझे प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कमोडिटी डेरिवेटिव होता है उसमें तुझे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज़ उन्होंने बोली है, सीए इन प्रैक्टिस के लिए, सर्विस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, उसको उन्होंने बता दिया है कि वो क्या कर सकता है, वो अलाउड टू अपीयर एज अ टैक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। मतलब उसका जो कंपनी है, फर्म है या फिर पर्सन है, उसके बिहाफ पे वो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, वो बन सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, उस कंपनी के अदर एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे मत बन जा, सिर्फ वो जो सर्विस है ना, वो जो कंपनी है ना तेरा, उस कंपनी के बिहाफ पे तू टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, ठीक है। तू ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, लेकिन कैन नॉट सर्टिफाई रिटर्न, रिटर्न को सर्टिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इफ़ इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन, अगर एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है तो ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बट सर्टिफाई नहीं कर सकता है रिटर्न को। तो सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ। तो जो क्लाइंट है तेरा, कंपनी वगैरह है ना, उसमें तू टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, वो तेरे को अलाउ किया है। तो ऊपर वाले जो पॉइंट थे ना सारे, वो किसके लिए थे, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए थे, वो मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए थे। नीचे वाला एक ही पॉइंट है ना जो सर्विस के लिए है, तुझे देखना पड़ेगा। तो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, बट अदर अदर एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे नहीं बन सकता है, अदर एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे नहीं बन सकता है। एंड ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बट ध्यान देना है कि सर्टिफाई नहीं कर सकता रिटर्न को, ठीक है। सुपरफास्ट में बात करते फटाफट एक एक बार, हमने क्या क्या देखा। रिसेंट डिसीजंस ऑफ ईएसबी में हमने देखा मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए क्या एक्टिविटी परमिसिबल है, ठीक है। बीआरएसआर का ऑडिट कर सकता है, बीआरएसआर का ऑडिट कर सकता है, बट ऑडिट क्लाइंट के लिए तो बीआरएसआर का क्या नहीं करेगा, स्टडी प्रिपेयर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकता है, मिस्ट्री ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो क्या नहीं कर सकता, ऑडिट क्लाइंट को कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद में बात आती है आईएफएससी गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस कर सकता है, आईएफएससी यूनिट को सर्विस दे सकता है आउटसाइड आईएफएससी रह के, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक के लिए तू डायरेक्टर बन सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए तू नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन ध्यान देना है तूने क्या नहीं करना है, नॉट नॉट नो डे टू डे इन्वॉल्वमेंट में तूने नहीं जाना है। एंड कोऑपरेटिव बैंक में तू मेंबरशिप इन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी जा सकता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ऑफ फीस चार्ज, उसमें तुमने देखना है, तूने क्या देखना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ ग्रांट कितना खर्चा किया है, उसके यूटिलाइजेशन के बेसिस पे तो परसेंटेज में फीस चार्ज कर सकता है, इसको अलाउड किया है। इंटरनल ऑडिटर के लिए कैन एक्वायर और परचेस शेयर्स ऑफ द सेड कंपनी, तो शेयर्स परचेस कर सकता है उस कंपनी के, क्या क्या कर सकता है। और इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी कैन एक्ट एज अ स्टैट ऑडिटर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज फंड का स्टैट ऑडिटर कर सकता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली नहीं बनेगा। इंटरनल ऑडिटर ऑफ पीएफ ट्रस्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कंपनी, वो तुम्हारा स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा, तो इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा। इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एक साथ में तो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर है तेरा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए तो स्टैट ऑडिटर बन सकता है। एंड इंटरनल ऑडिटर शेयर्स वगैरह परचेस कर सकते हैं कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में बात आती है उद्यम आधार एमएसएमई के पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है, फॉरेन कंपनी के लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तो बन सकता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी रिसर्च एडवाइजर तो उसमें एंगेज हो सकता है,
इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता है, लेकिन अपना रिपोर्ट है ना उसको तो पब्लिश मत कर ले, कैन नॉट पब्लिश रिटेल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बैंक के केस में। बैंक के केस में तूने क्या क्या देखना है, कैन नॉट होल्ड क्रेडिट कार्ड ऑफ बैंक, कैन होल्ड क्रेडिट कार्ड ऑफ द बैंक, बट बात का ध्यान रखने तूने, आउटस्टैंडिंग बैलेंस तेरा 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकता है लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपए से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑडिट कब नहीं कर सकता है, अगर तेरा एफडी के अगेंस्ट लोन है तो नहीं कर सकता है। तो अगर लोन अगेंस्ट एफडी है तो तू ऑडिट नहीं कर सकता है। और क्या, तो स्टैट ऑडिटर एंड एएसएम का पोजीशन एक साथ में होल्ड नहीं कर सकता है। अगर तू स्टैट ऑडिटर है तो उस बैंक का जो तेरा ब्रांच है या फिर सिस्टर कंसर्न है उसके लिए तू स्टॉक या फिर इंस्पेक्शन ऑडिट नहीं करेगा, स्टॉक या फिर इंस्पेक्शन ऑडिट नहीं करेगा, स्टॉक या इंस्पेक्शन ऑडिट नहीं करेगा ब्रांच और सिस्टर कंसर्न के लिए। या फिर उसके बाद में हमने बात करी है कि अगर तू बैंक एक्स का कॉन्करेंट ऑडिटर है तो बैंक वाई का तू स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा जब बैंक एक्स ने क्या किया है, बैंक वाई को स्पॉन्सर किया है। बैंक एक्स ने बैंक वाई को जब स्पॉन्सर किया है तब बैंक वाई का तो स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा, बैंक वाई का तो स्टैट ऑडिटर नहीं बनेगा, ठीक है। जब तू बैंक एक्स का कॉन्करेंट ऑडिटर है तो बैंक के बारे में क्या देखना है, तो क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकता है, बस ध्यान देना 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए तेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लोन अगेंस्ट एफडी है तो बैंक ऑडिट एक्सेप्ट मत कर ले, एएसएम एंड तेरा स्टैट ऑडिटर साथ में नहीं बन सकता है। एंड बैंक का अगर तू स्टैट ऑडिटर है तो ब्रांच का तो स्टॉक इंस्पेक्शन ऑडिट नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई। उसके बाद में हम मेडिएटर आर्बिट्रेटर एक्ट कर सकता है, लिक्विडेटर एक्ट कर सकता है, सेटलर ऑफ ट्रस्ट एक्ट कर सकता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यूएस के थ्रू सर्विसेज दे सकता है, अलाउ कर दिया उन्होंने। उसके बाद में मेंबर ऑफ ट्रस्ट बन सकता है तो जब तक तेरा एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या फिर प्रोहिबिटेड नहीं है तो मेंबर ऑफ ट्रस्ट बन सकता है। ट्रस्टी नहीं बन सकता है, तेरा पार्टनर ट्रस्टी नहीं होना चाहिए, तेरा पार्टनर एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए ट्रस्ट का, ठीक है। तो उस केस में तुझे ध्यान देना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कर सकता है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बन सकता है, उसका लाइसेंस भी ले सकता है, उसका तो सेबी का रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट ट्रेनिंग सेशन ले सकता है दूसरे सीए के साथ में क्लाइंट के लिए, एंड फीस भी शेयर कर सकता है, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर डायरेक्टर है तो वो कंपनी के पोर्टल के ऊपर तो लिख सकता है, बट ध्यान देना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स या फिर फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बीआरएसआर स्टडी नहीं कर सकता है स्टैट ऑडिट के लिए, कंपाइलेशन एंगेजमेंट स्टैट ऑडिट के लिए नहीं कर सकते, हमने देखा। इंटरनल ऑडिटर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एक साथ नहीं बन सकता है। सोसाइटी में तो स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता है, स्टैट ऑडिट नहीं करेगा जब तेरा इमीडिएट फैमिली मेंबर वहाँ पे ऑनररी पोजीशन पे है, कुछ बड़े वाले पोजीशन पे है, ठीक है। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप तेरा मैसेज वगैरह वो तू यूज़ नहीं कर सकता है क्लाइंट को क्या करने के लिए, अपने सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, ठीक है। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर अगर हो तुम तो तुम आरओसी के फॉर्म साइन नहीं करोगे। तो बैंक के बारे में हमने देख लिया। फिर बात आती है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के सर्विसेज, ठीक है। राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट के ऊपर, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है या फिर एनबीएफसी है ना, वहाँ पे तुम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन सकते हो, एजेंसी ऑफ म्यूचुअल फंड यूटीआई जेआईसी एंड तुम्हारा एनएसडीएल का एजेंसी नहीं ले सकते हो। कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस तुम ले नहीं सकते हो। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग दे सकते हो, वो अलाउड किया है, बट स्टैट ऑडिट क्लाइंट को मत देना, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर तुम्हारा अपॉइंट नहीं होगा एज ए स्टैट ऑडिटर, पीएफ ट्रस्ट के लिए वगैरह। कॉन्करेंट ऑडिटर की बात हमने करी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर तुम हो तो उस केस में जॉइंट वेंचर के लिए तुम स्टैट ऑडिटर नहीं बनोगे, ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी तुम नहीं बनोगे। हालांकि तुम एडवाइस दे सकते हो लेकिन अटर्नी नहीं बन सकते हो। ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी तुम नहीं बन सकते हो। प्रोफेशनल एडवाइस आईपीआर के बारे में दे सकते हो। विजन वैल्यूज को तुम विजिटिंग कार्ड के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर नहीं बता सकते हो। कहाँ पे बता सकते हो, फर्म के प्रोफाइल में बता सकते हो, ठीक है। विजिटिंग कार्ड के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर तुम अपना विजन मिशन नहीं प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो तुम क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा करेंसी एंड इक्विटी डेरिवेटिव तुमको परमिसिबल है, प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग तुमको विदाउट प्रायर अप्रूवल तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर सीए इन सर्विस के लिए हमने बात करी है। टैक्स रिप्रेजेंटेटिव तुम एक्ट कर सकते हो कंपनी के बिहाफ पे या फिर फर्म के बिहाफ पे या फिर पर्सन के बिहाफ पे जिसने तुमको एम्प्लॉयमेंट में रख दिया है, बट उनके साथ में जो बाकी के एम्प्लॉयज़ है उसके बिहाफ पे तू नहीं करेगा, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। उसके बाद में बात आती है
तो ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन ले सकता है बट कैन नॉट सर्टिफाई रिटर्न को सर्टिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे ESB के गाइडलाइंस। तो इसमें से तुमको क्वेश्चन जैसे करोगे तो तुमको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि कौन से वाले इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले करना है, कौन से वाले नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अभी अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, फटाफट सुपर 50 तूफान 50 क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके बाद में हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले मॉडल के क्वेश्चन करेंगे ऊपर वाले एकदम तूफान 50 वाले क्वेश्चन, उसके बाद में मॉडल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।